हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। आज हम लोग पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास करेंगे। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा। किस सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है? समवर्ती सूची में। किस सूची के विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है? तो समवर्ती सूची में दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपना अपना कानून बना सकती है। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था? तमिलनाडु। केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था? तमिलनाडु। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके माध्यम से किया गया है? संसदीय कानून द्वारा। क्षेत्रीय परिषद का सृजन किसके माध्यम से किया गया है? संसदीय कानून द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 263 में। अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 263 में। रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है? राज्य सरकार। रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है? राज्य सरकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्ति से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 245 और 46 के अंदर। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246 के अंतर्गत। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया व वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया व वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? मार्च 1983 में। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? मार्च 1983 में। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? संसद के द्वारा। आपातकाल के किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो हाँ, बढ़ाई जा सकती है, लेकिन संसद के द्वारा। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? हृदयनाथ कुजरू ने कहा था। किसने कहा था? राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। हृदयनाथ कुजरू ने यह बात कही थी। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? राज्यपाल की सलाह पर। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसके सलाह पर लागू किया जाता है? राज्यपाल के सलाह पर। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष तक। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष तक। अब तक की गई आपात उद्घोषणाएं। अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है। इन 3 उद्घोषणाओं में संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। इसका कारण था कि सितंबर 1962 में चीन ने नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। इस क्षेत्र को अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। तो पहली बार जो है अनुच्छेद 352 का उपयोग 26 अक्टूबर 1962 को किया गया था, जब चीन यानी नेफा नगर पे आक्रमण कर दिया था, जिसका आज नाम अरुणाचल प्रदेश हो गया है। आपातकाल की दूसरी उद्घोषणा दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी। यह उद्घोषणा मार्च 1977 तक लागू रही। दूसरी जो है आपातकालीन दिसंबर 1971 में
आया था। आपातकाल की तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई थी। यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ली गई थी। आपातकाल की तीसरी उद्घोषणा जो है आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई थी। यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ले ली गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। भारतीय संविधान में यदि अनुच्छेद 352 लगाना है, यानी राष्ट्रीय आपात अगर लगाने की घोषणा करना है, तो उसके पर युद्ध अगर हो रहा है या फिर बाह्य आक्रमण हो रहा है अथवा सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, इसके आधार पर अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? अनुच्छेद 355 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? अनुच्छेद 355 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं की गई है। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं की गई है। राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? अनुच्छेद 359 के तहत। राष्ट्रपति जो है मूल अधिकार के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है? अनुच्छेद 359 के तहत। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निरस्त नहीं होगा। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 1 माह। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतर्गत में होना आवश्यक है? 1 माह। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? पंजाब में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? पंजाब में। राष्ट्रीय आपात में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में केवल 1 ही वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? भारत का राष्ट्रपति। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद भवन के समक्ष कौन रखवाता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 280। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 280 के तहत। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 4 अन्य सदस्य होते हैं। भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसकी संस्तुति से निर्धारित होता है? वित्त आयोग से। भारत में केंद्र राज्य के मध्य वित्तीय संबंध किसके संतति से निर्धारित होता है? वित्तीय आयोग की संतति से होता है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता को निर्धारित करना होता है। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवादों का समाधान किस संस्था के द्वारा किया जाता है? वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय विवाद के समाधान किस संस्था के द्वारा होता है? वित्त आयोग के द्वारा। केंद्र की समेकित निधि से राज्यों की राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है? वित्त आयोग। केंद्र की समेकित निधि से राज्यों को राजस्व की सहायता हेतु अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा कौन सा प्राधिकरण करता है? वित्त आयोग। सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश
निर्धारित करने के लिए की जाती है। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी। नीति आयोग कौन सा निकाय है? गैर संवैधानिक। नीति आयोग कौन सा निकाय है? गैर संवैधानिक। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नीति आयोग की संरचना है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री, यानी नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्य के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल भी शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य इसमें कौन कौन से हैं? विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किए जाते हैं, यानी प्रधानमंत्री जिनको बोलेंगे वो आएंगे। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त आदमी ही होते हैं जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया है? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे नीति कहते हैं। नीति आयोग का निर्माण कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का निर्माण 1 जनवरी 2015 को हुआ। इसका पूर्ववर्ती नाम क्या था? योजना आयोग। नीति आयोग का पुराना नाम क्या है? योजना आयोग। इसका अधिकार क्षेत्र कौन सा है? नीति आयोग का अधिकार क्षेत्र भारत सरकार। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? BVR सुब्रमण्यम। वेबसाइट, नीति आयोग की वेबसाइट क्या है? नीति.gov.in। नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। नीति आयोग तथा राज्य सरकार के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसका है? के संथानम का है। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसका है? के संथानम का है। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है? चुनाव आयोग को। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है? चुनाव आयोग को। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाएगा तो वो रिटायरमेंट ले लेंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?
राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 के द्वारा स्थापना किया गया था। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को के द्वारा मतलब स्थापना लोक सेवा आयोग की गई थी। वर्ष 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? राजमन्नार आयोग ने। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? राजमन्नार आयोग ने की थी। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन बैथ्यू। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन बैथ्यू। मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? गैर संवैधानिक। मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? गैर संवैधानिक। राजनीतिज्ञों व अपराधियों के मेलजोल संबंधों की जांच करने वाली समिति कौन है? वोहरा समिति। राजनीतिज्ञ और अपराधियों के मेलजोल संबंधी की जांच करने वाली समिति कौन सी है? वोहरा समिति। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? वर्ष 1968 में। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? वर्ष 1968 में। संचित निधि को समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है। संचित निधि को समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317 के तहत। किसी राज्य का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राज्यपाल को। किसी राज्य का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है किसे? राज्यपाल को। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? राज्य की संचित निधि पर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय की निधि किस पर भारित होती है? राज्य की संचित निधि पर। लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य भी होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? वर्ष 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? वर्ष 1955 में वीजी खेर की अध्यक्षता में। 8वीं अनुसूची में वर्ष 2003 4 भाषा किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, जिसमें उसकी संख्या बढ़कर 22 हो गई थी? 92 संविधान संशोधन के द्वारा। 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 92 संविधान संशोधन
के द्वारा, जिसकी संख्या बढ़कर 22 हो गई थी। संविधान में 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं, एक बार सभी भाषाएं हम लोग देखते हैं। असमिया, हिंदी, कोंकणी, मराठी, पंजाबी, तमिल, डोंगरी, संथाली, बांग्ला, कन्नड़, मलयालम, नेपाली, संस्कृत, तेलुगु, बोडो, गुजराती, कश्मीरी, मणिपुरी, ओडिया, सिंधी, उर्दू और मैथिली। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है? अनुच्छेद 350 के क में। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है? अनुच्छेद 350 में। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया था? वर्ष 2003 के अंतर्गत। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्ष 2003 में शामिल किया गया था। 71वां संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1992 में संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषाएं जोड़ी गई थी। 71वां संविधान संशोधन 1992 में 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषाएं जोड़ी गई थी। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? संस्कृत है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तमिल, इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में मिला। तेलुगु को 2008 में मिला शास्त्रीय भाषा का दर्जा। मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला और कन्नड़ को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा संयुक्त समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से। भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार हो सकता है? संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची के किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची के किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? बंगाली। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है? बंगाली।